आज ये स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास क्यों है, थोड़ा सा बताएंगे? स्पेशल मतलब क्या? सरप्राइज। स्पेशल मतलब सरप्राइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप रोज रोज एक ही तरीके की सब्जी खाते हुए घर में बोर हो जाते हैं, तो स्पेशल सब्जी बन रही है, आपको पता भी हो सकता है और अचानक आपके थाली में आ भी सकता है ना, दोनों हो सकता है। लेकिन सब्जी स्पेशल है तो उससे क्या होता है कि रोज रोज जो सब्जी खाते रहते हैं उससे बोर हो जाते हैं, तो अचानक कोई अच्छी सब्जी जो आपके पसंद की भी हो तो उसमें क्या है, मजा आ जाता है। आप हमेशा गांव में रहते हो लेकिन अचानक से किसी पहाड़ों में नदियों में चले जाओ तो उससे क्या होता है, मजा आ जाता है। और कुछ समय तक जब आप फिर वापस घर आते हो तो आपका मन तरोताजा रहता है ना। आप आज स्पेशल सब्जी खा लिए तब भी आपका मन देखना कल अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने कल अच्छी सब्जी खाई थी। तो स्पेशल क्लास का वही है, आप रोज रोज विज्ञान और गणित ही पढ़ते होंगे बेसिकली यहाँ। तो रोज रोज एक ही जैसा सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हमारा मन एक प्रकार से थक भी जाता है। तो जैसे विषय बदलता है ना तो थोड़ी सी रोचकता और आती है अपने विषयों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सारा अपने विषय के नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा अन्य विषयों में भी हमारी जानकारियां होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा शिक्षण का फील्ड नहीं रहा है ना। जैसे समय समय पे यहाँ कोई भी आएंगे तो वो टीचर हो सकते हैं, मैं पढ़ाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं पर्यावरण के विषय में काम करता हूँ, है ना। पौधे लगाते हैं जिसमें आयुष सर, दौलत सर और आपके क्लास के कुछ बच्चे भी हैं, ठीक है, वो भी हमारा साथ देते हैं। तो मेरा एक प्रकार से जो फील्ड है वो पढ़ाने लिखाने का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको हो सकता है मेरी कुछ बातों में थोड़ा सा टीचर जैसा या शिक्षक जैसा अनुभव ना हो, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग सब मिल के, हम लोग सब युवा भाई सब मिल के, कुछ बच्चे मिल के पर्यावरण को अपने स्तर पे कुछ ठीक ठाक रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आयुष सर ने मुझे निवेदन किया कि आप आए पढ़ाया करके। तो आप लोग इतना तो ख्याल रखिए कि मेरा शिक्षण का, टीचर का फील्ड नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताने का। ठीक है, आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना है कि मेरी बातों को, ठीक है, उस हिसाब से ना लीजिएगा कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, आपका बड़ा भाई हूँ। इस हिसाब से हम सब मिल करके पर्यावरण के मुद्दे पे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे जिससे पर्यावरण आज की स्थिति में थोड़ा सा बेहतर हो पाए। ठीक है ना, इस हिसाब से। चूंकि अब मैं टीचर नहीं हूँ इसलिए मैंने कुछ कुछ टॉपिक तैयार करके लाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम विषय से धीरे धीरे टॉपिक दर टॉपिक बात करें तो हम ज़्यादा बेहतर पूरे विषय को कवर कर पाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने पर्यावरण के विषय को एक थोड़ा सा मज़ेदार नाम दे दिया हूँ। आज के पर्यावरण सब्जेक्ट का मैं थोड़ा सा गंभीर तरीके से नहीं लेंगे, हल्के फुल्के तरीके से सीखेंगे। माइंड को जितना मजा आएगा उतना अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं नाम दिया था सोच के, ऑपरेशन पर्यावरण। कैसा लग रहा है टॉपिक? ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन किसको बोलते हैं? अक्सर जब किसी का तबीयत खराब हो जाता है या कहीं गांठ हो गई या कहीं अंदर में कुछ ट्यूमर हो गया, ऐसा कुछ भी चीज कि अंदर के गड़बड़ी को ठीक करना है तो चीर फाड़ करता है। कौन करता है? डॉक्टर, है ना। तभी तो वो समस्या की जड़ तक पहुंच पाता है और उस समस्या को ठीक करता है, तभी आप स्वस्थ रहते हो। तो हम ये मानकर चलते हैं कि पर्यावरण की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो उसको ठीक करना है, तो उसको ठीक करेंगे जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, चीर फाड़ नहीं करेंगे और पर्यावरण की समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे, तब तक हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और पर्यावरण स्वस्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। आप में से
9वीं क्लास में सबसे ज्यादा परसेंट किसका आया था? यहाँ जो है उसमें आपका। आप खड़े हो जाइए। सबकी बारी आएगी, ठीक है। 8वीं में आया था। 9वीं में? अच्छा चलो, हर्ष, हर्ष को खड़े हो जाए। आप बताइए, सभी भी ध्यान से सुने। हर्ष आप बताओ कि एक कंडीशन है, एक पौधा है सूख रहा है ना, उसकी पत्तियां सूख रही है, उसकी शाखाएं सूख रही है, उसकी तने सूख रहे हैं, उसकी डालियां सूख रही है। आपको उस पत्तियों को हरा भरा करना है, उस पेड़ को। आप पानी कहाँ डालेंगे? जड़ में। बहुत बढ़िया, ताली हो जाओगे। बैठ जाओ। इसने क्या कहा? सूख रहा है पत्ता अपने सभी अंगों में, ठीक है, लेकिन वो पानी कहाँ डालेगा? जड़ में। क्यों डालेगा? हाँ, क्योंकि सवाल वही है, अगर जड़ को पोषित नहीं करेंगे तो बाकी सारे अंग सूख जाएंगे, ठीक है ना। तो बात वही आई, जब तक समस्या की जड़ों तक नहीं जाएंगे तब तक समस्या सुलझेगी नहीं। अब गुड़िया आप खड़े हो जाओगे। आपके पास कंडीशन है, जैसे आप यहां से गए घर, है ना, आपने देखा कि आपके रूम में जो नल है वो पानी उससे बह रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? और उसके बाद पानी को पोंछेंगे, है ना, कि पानी को पोंछते रहेंगे, नल चालू रहेगा। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए इसके। इसमें हमने क्या देखा? बढ़िया। गुड़िया ने सबसे पहले क्या किया? नल को बंद किया, क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा था? हम ये भी तो कर सकते थे कि बस कपड़ा लिया और पहुंचते रहे, वो पानी तो आता ही रहेगा। जब तक उस समस्या की जड़ को आप बंद नहीं करेंगे तब तक वो समस्या बनी रहेगी। आप पोंछेंगे, पानी फिर आएगा, फिर पोंछेंगे, पानी फिर आएगा, ये चलता ही रहेगा। इन दोनों उदाहरणों से हमने ये सीखा, जब तक के पर्यावरण के जो मूल जो जड़ है ना, वो जड़ अभी हम ढूंढेंगे। हम जो चर्चा करने वाले हैं यहाँ 1 घंटा कम से कम, हम उसमें जड़ों को ढूंढेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के जड़ें क्या है, और उसको ढूंढ करके फिर उसका निराकरण करेंगे, ठीक है। अगर सोचो डॉक्टर अगर उस समस्या को ढूंढ नहीं पाया कि जिसके वजह से आपकी तबीयत खराब है, तो वो शरीर को काट छाट के मार देगा आपको। अगर पता ना हो कि चीरा उसको कहाँ लगाना है तो वो तो आपको मार देगा, है ना। तो पहले हमको पर्यावरण जो प्रदूषण है उसकी जो जड़ें हैं, कहाँ पर है मूल समस्याएं, उसको देखना है और उसके हिसाब से हमको उसका निराकरण करना है। हम ठीक जा रहे हैं क्या? ठीक जा रहे हैं हम लोग? ऐसे ही आगे बढ़े ना। देखो भाई, तालाब है या नदी है, समुद्र है, कहीं भी आप उतरे हैं तो एक धीरे धीरे गहराई में जाएंगे कि धड़ाम से सीधा गहराई में जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे ना। तो वही हम कर रहे हैं ताकि हमारी मानसिकता धीरे धीरे मुख्य जड़ों तक के जाके, और ये देखने वाली रोचक बात होगी कि ये पर्यावरण की समस्याओं की जड़ कहाँ पर छुपी है, ठीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये पर्यावरण का विषय बहुत ही गहरा है और आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हम लोग जब बीए फाइनल में था मैं स्वयं, तब उस समय भी हम लोग, मैं कोई साइंस का भी विद्यार्थी नहीं हूँ शुरू से, साइंस और गणित से तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसीलिए कभी विज्ञान लिए नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा होता और गणित का विद्यार्थी रहा होता तो आज से कहीं ज़्यादा बेहतर जो मैं बता रहा हूँ वो उसको बेहतर ढंग से बता पाता, ठीक है। आप जितना भी, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, पर्यावरण का विषय जो है बहुत बृहद है, बहुत विशाल है। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ते होंगे ना, गणित, भूगोल, विज्ञान, कुछ भी ऐसा विषय वो पर्यावरण के बाहर है ही नहीं। सारे जो गणित है कहाँ पैदा हुए हैं? इसी पर्यावरण में। आप जितने भी साइंस, रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र पढ़ते हैं वो किसका अध्ययन है? पर्यावरण का ही अध्ययन है, एक किसी विशेष चीज का अध्ययन है, ठीक है। वो पर्यावरण से अलग है क्या? बिल्कुल भी अलग नहीं, ठीक है। आप चाहे अणु, परमाणु जो कुछ भी पढ़ते होंगे,
आप पादप कोशिका के बारे में पढ़ते होंगे, चाहे शरीर की कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग कभी पर्यावरण का पेपर दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं स्कूलों में? चल तो रहा है ना कि नहीं होता है पर्यावरण का एग्जाम? हम लोग जैसे बीए पढ़े ना फाइनल, तब तक के पर्यावरण का विषय का एग्जाम दिलाना बहुत जरूरी होता था। आप लोग परीक्षा दिलाते हो कि नहीं दिलाते पर्यावरण का? नहीं दिलाते? तो एक प्रकार से गंभीर स्थिति है। अब ये अगर परीक्षा आजकल नहीं हो रही है तो सोचो, बहुत बड़ी गंभीर विषय है अपने आप में, है ना? ठीक है, अब अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा, अब फिर से एक सवाल आ रहा है, आप लोगों का थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है माइंड। अभी सब कुछ ने तो बताया कुछ बनना चाहते हैं, भाई ने बिजनेसमैन बनना है करके, आप सफल रहे, मेरी आपकी दुआ है आपको। तो सबके मन में है कुछ बनने का, तो आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, है ना, तो उसके लिए है ना, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप सोचो, आप जीवन में कुछ भी बनना चाहते हो, सफल तो होना चाहते हो ना जीवन में? ऐसा कोई है जो असफल होना चाहता है जीवन में? सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं, भले ही पैसा कमाना चाहते होंगे, ठीक है? तो उसमें भी सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, एक शब्द में बताना है। आपके पास 60 सेकंड का समय है, कॉपी पेन निकालो, चाहे माइंड में रखो। 60 सेकंड आपको दे रहा हूं, 1 मिनट आपके पास है, घड़ी देख के, घड़ी यहाँ नहीं है क्या? 12 में चला गया, कॉपी निकालना है तो निकाल लीजिए, या जिनको माइंड से ही सोचना है माइंड से सोच सकते हैं। बताने का मौका सबको मिलेगा, ऐसा नहीं किसी एक से पूछूंगा, ठीक है? आपका समय शुरू होता है अब। सोचो, आप जो सफल होना चाहते हैं उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? समय बीत रहा है, 15 सेकंड हो गया है, बताएंगे 1 मिनट बाद, अभी चुप रहेंगे, सोचो। चलो, समय पूरा हुआ। आप में से पहले चालू करें, आपको क्या लगता है, जो बताना चाहे वही बताएं। एक शब्द, आपको लगता है कड़ी मेहनत तो बोलो कड़ी मेहनत, ठीक है? पढ़ाई करना, बहुत अच्छा। सामान्य ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा। पर्यावरण बहुत जरूरी है। और कॉन्सेंट्रेशन मतलब हिंदी में क्या हुआ उसको? एकाग्रता, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेंगे? सबसे ज्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेंगे? और बाकी ने कुछ नहीं सोचा? एक वाक्य में भी आपके तरफ से कम हो आ रहे हैं, सवालों का जवाब देने में इधर के भाई लोग ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, ठीक है? वो एक गुड़िया ने बताया, ठीक है? चलो, जो कोई सबने बताया, जिस किसी भी ने बताया उसके लिए एक बार तालियां बजाओ, क्योंकि अपने आप को प्रोत्साहित करते रहना बहुत जरूरी है। और सब ने अपने अपने हिसाब से एक प्रकार से ठीक ही उत्तर दिया, ठीक है? इन्होंने जो कुछ भी बोला वो सब सही उत्तर है अपने आप में, पर उससे भी बड़ा है, अगर मेरी बातें आपको सही लगे तो बताइएगा, जीवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है कि कम से कम आप जिंदा रहो। नहीं है जरूरी? भाई, आप सफलता पाना चाहते हो, आप बड़ा बड़ा कुछ भी बनना चाहते हो, आप नर्स बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, किसी को एकाग्रता भी करना है, किसी को कड़ी मेहनत करना है, किसी को पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, किसी को सामान्य ज्ञान पढ़ना है, लेकिन आप अगर उसके लिए जिंदा नहीं बचे तो क्या करोगे फिर, है ना? तो क्या मैं सही बोला? आपका जिंदा रहना सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है आपके सफल होने के लिए। आप मर गए तो कोई सफल नहीं होने वाला, ठीक है? तो अब बताओ, अब हमारा जो है, हम थोड़ी सी पानी की गहराई में और ज्यादा उतर चुके हैं पर्यावरण के, ठीक है? उतरते जा रहे हैं। अब हमारे जिंदा रहे, हमको समझ आ गया हमारी सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारा जिंदा रहना। अब मैं अगर यहाँ पे जिंदा खड़ा हूं तो मेरी इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज अब क्या है, बताइए कोई भी। बहुत बड़ी चीज, तालियां बजाओ भाई इनके लिए। और इसको मैं एक प्रकार से हवा लिख सकता हूं, है ना? हवा तो चाहिए,
ठीक है, क्लास एक प्रकार से हम इंटर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, मजा आ रहा है सबको कि बोर हो रहे हो? मजा आना भी चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे ही हल्के फुल्के तरीके से पढ़ेंगे। ये पहला हुआ हवा। दूसरा बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों का ऐसा रहा तो मैं मानूंगा कि आप लोग सचेत बैठे हैं। ठीक है, पानी। तीसरा भोजन। ठीक है, ये तीन चीजें तो कम से कम चाहिए, है ना? इसके बिना आप कितने दिन जिंदा रहोगे बिना श्वास के? अगर श्वास माने तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? हवा, ऑक्सीजन। इसके बिना कितने दिन जिंदा रहेंगे? एक आध घंटा तो कितना रहेंगे? 1 सेकंड तो रह लूंगा भाई, आधा मिनट, है ना? इसके बिना कितने दिन? निर्जला उपवास तो कर ही लेते हैं, है ना? अभी जो तिजियारीन थे हमारे, वो दिन भर पानी नहीं पीते थे, तो हम ऐसा क्षमता मान के चले 1 दिन जिंदा रह लेंगे। ठीक है, और बिना भोजन के 1 सप्ताह चलो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप कंकाल बन चुके होंगे। ठीक है, अब पता नहीं आपकी स्थिति क्या होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हवा, फिर पानी, और फिर। तो अब हम ये समझ चुके हैं, ठीक है, कि हमको ये जिंदा रहने के लिए तीन चीज तो चाहिए, इसके बिना काम नहीं बनेगी। अगर ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी तो आप सामान्य ज्ञान की परीक्षा भी दिला सकते हैं, आप कड़ी मेहनत भी कर सकते हो, आप कंसंट्रेट भी कर सकते हो। किसी को अगर सांस लेने नहीं दोगे, पानी पीने नहीं दोगे, भोजन करने नहीं दोगे, तो वो सारी चीजें कब तक करेगा? ठीक है, तो आपको आपके शरीर के लिए कम से कम बेसिक तौर पे ये सब चीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप सभी को ये लगता है कि वास्तव में आपका इन तीनों को शुद्ध रूप में लेना बहुत जरूरी है, या थोड़ा सा गंदगी ही चलेगा? चाहिए ही चाहिए। हवा भी शुद्ध चाहिए, पानी भी शुद्ध चाहिए, और भोजन भी शुद्ध चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना गंदा लाभ चलेगा, हम चला लेते हैं। ये चाहिए ना शुद्ध रूप में। संविधान में, सामाजिक विज्ञान में शायद आपने इसके बारे में पढ़ा सुना होगा कि हमारे कुछ ना मौलिक सिद्धांत संविधान ने हमको दिया है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिया है। थोड़ा सा सुने हैं, बहुत सारे हमारे अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, और बहुत सारे हमारे कर्तव्य भी हैं। ठीक है ना, कुछ कर्तव्य भी है, जैसे जो शासकीय संसाधन है उनकी रक्षा करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता कि हमारा जो सबसे बड़ा अधिकार है वो क्या है? ये नहीं लगता आपको? वो संविधान आपको बाद में मिलेगा, जो आपको मिलेगा समानता, शिक्षा और धार्मिकता का अधिकार, लेकिन आपका सबसे बड़ा अधिकार क्या है? कि आपको शुद्ध हवा मिले, और उसके बाद शुद्ध, और उसके बाद शुद्ध। और आपको यह भी नहीं लगता कि जो आपका सबसे बड़ा अधिकार है वही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य भी है? अगर आप चाहते हैं कि आपको शुद्ध हवा मिले और आप लगे हो हवा को बिगाड़ने में, तो ऐसी कोई फैक्ट्री है जो ऑक्सीजन पैदा करती है? अगर मैं चाहता हूं कि तालाब का पानी है और शुद्ध पानी में मैं नहाऊं, या घर का जो गुंडी में पानी भरा हुआ रखा है ये शुद्ध पानी में पीऊं, और मैं उसमें जहर घोलने में लगाऊं, मेरा ही पानी में उसमें जहर घोलने में लगाऊं, तो कितने दिन तक? या क्या मुझे वो शुद्ध पानी मिलेगा अगर उसमें मैं जहर घोलने लगा हूं? तो अगर मेरा अधिकार है कि ये गुंडी का साफ पानी मुझे मिले, तो ये मेरा फर्ज भी है कि मैं इसको साफ सुथरा रखूं, है ना? तो संविधान ने हमको जो मौलिक अधिकार दिए, कर्तव्य दिए हैं, उससे पहले हमारा जो पहला जो अधिकार है वो क्या है हमारे शरीर के लिए? हवा, पानी और शुद्ध भोजन। और इसी चीज को बनाए रखने के लिए, ताकि हवा शुद्ध रहे, पानी भी शुद्ध रहे,
है ना, भोजन भी शुद्ध रहे, और कम से कम जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एक साफ सुथरी वातावरण, ये जरूरी है। चौथा भी लिख सकते हैं इसमें, वातावरण, है ना, भोजन के बाद वातावरण, ये इतना चीज चाहिए। समझ में आया? हमारा सबसे पहला अधिकार क्या है, ये चारों चीज है, ठीक है। और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य भी क्या हुआ, ये चारों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़े, ठीक है। एक बिंदु है, पर्यावरण का जो विषय है ना, आपको एक ना जिम्मेदारी का बोध कराता है, सही बात है। आप जैसे यहाँ गणित पढ़ते हैं, आपकी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप जीवन भर गणित बनाते रहें, ऐसी कोई जिम्मेदारी है, ऐसा कोई कर्तव्य है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, है ना, कोई थ्योरी पढ़ी साइंस में, तो आपकी कोई जिम्मेदारी है या ऐसा कोई कर्तव्य कि आपको जीवन भर वो साइंस का प्रयोग करते रहना है, नहीं है ना। लेकिन मेरी समझ में पर्यावरण एक ऐसा विषय है, ये पर्यावरण जिसमें कुछ भी चर्चा करो ना तो ऐसा लगता है कि हमारा कुछ फर्ज है तो बनता है यार, है ना, पर्यावरण के लिए। जैसे अभी लग रहा है ना, अगर पर्यावरण ने हमको ये दिया है तो थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास रहता है ना कि हमको इसकी रक्षा भी अभी आ गया ना सबके मन में कि कुछ तो हमारा बनता है कर्तव्य इसको साफ और स्वच्छ रखने का, है ना। तो बाकी का विषय का नहीं, लेकिन पर्यावरण का जो विषय है आपको बराबर ये एहसास कराता है कि आपकी पर्यावरण के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं की ओर, ठीक है। अभी आप देखें हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की होती है, जब आदमी, नहीं पेड़ पौधे की बात नहीं है, जब आदमी स्वस्थ रहता है तब चर्चा होती किसी आदमी की, या वो बीमार रहता है तब चर्चा होती। आप अगर स्वस्थ हो तो आपके शरीर का कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। लेकिन देखना, अगर किसी व्यक्ति के दांत में दर्द हो जाए वो बार बार बोलेगा, जैसे बोलेगा मोर दांत पीड़ा है, मोर दांत पीड़ा है, आपको हर 10 मिनट में वो आपको याद दिलाएगा मेरे दांत में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है आज, है ना। जैसे आपके घर में अगर तबीयत खराब हो गई और आपके अगर मेहमानों को पता चले तो फोन करके आपकी तबीयत पूछेंगे, और ऐसे सामान्य दिनों में नहीं पूछेंगे। आप अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, अगर मतलब आपकी तबीयत कुछ और ज्यादा बिगड़ जाए तो मेहमान आपको हॉस्पिटल तक के देखने जाएंगे। तो ये साधारण सी स्थिति है कि किसी चीज की चर्चा तब ज्यादा होती है जब बीमार पड़ता है, उसकी स्थिति खराब रहती है, ठीक है। तो पर्यावरण की स्थिति आज बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए विशेष चर्चा की जरूरत है, पड़ रही है। अगर इसकी स्थिति ठीक रहती ना तो आज इतनी विशेष चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आज हम इनके विभिन्न अंगों में, है ना, पर्यावरण को जो विभिन्न अंग हैं उसमें जो प्रदूषण हो रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जब हमने ये सोचा था कि हम पर्यावरण की समस्याओं की मूल जड़ की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है ना। और वो जड़ को हमको ढूंढना है, हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी आपको ये बिंदु क्लियर है या नहीं है पता नहीं है, मुझे तो क्लियर है। अभी हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अंत में इसका खोज करके रहेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे काट छांट चल रही है। अच्छा ये बताइए अब कि प्रदूषण का मतलब क्या हुआ। कोई चीज प्रदूषित है, इसका मतलब क्या हुआ, किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, एकदम साधारण शब्द है। बताओ भाई, कोई चीज खराब। आपका नाम क्या है? हाँ, तालियां बजाओ भाई इनके लिए। आप ये ना सोचे मैं बात बात में तालियां क्यों बजा रहा हूँ, ऐसा क्या महान कार्य कर लिए, लेकिन ये इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं ना, इसलिए इनकी तारीफ, क्योंकि यही हिम्मत आप उसको एक दिन यहाँ तक लेकर के आएगी। मैं सच बता रहा हूँ, जो अगर इतनी हिम्मत आज अगर क्लासरूम में खड़े होकर जवाब देने की नहीं रहेगी ना, वो कभी यहाँ तक आके कुछ बोलने की कभी अपने जीवन में प्रयास नहीं कर पाएगा। तो आज इन लोग ज्यादा कर रहे हैं, आप में से कुछ कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा जोर लगा सकते हैं,
ठीक है, आपका क्या नाम बताए? धनेंद्र साहू। बैठ जाओ भाई। आपने वैसे बोला क्या अभी? खराब हो रही, प्रदूषित, एकदम बढ़िया है। अगर सामान्य शब्दों में सोचें भाई, घर में अगर सब्जी रखी है तो हम खाने को उसको इनकार कर देते हैं, बोलते हैं प्रदूषित हो गया है या बासी हो गया। एक स्थिति में वो खराब हो गया, एकदम बढ़िया है। मतलब प्रदूषण का सीधा सीधा मतलब है ये पर्यावरण खराब हो रहा है, हर स्थिति में खराब हो रहा है। अभी हम जो 4 स्थितियां बताए ना, हवा, ये भी क्या हो रही है? खराब या प्रदूषित। ये भी क्या हो रही है? ये भी क्या हो रहा है? और ये भी क्या हो रहा है? सभी कहीं ना कहीं प्रदूषण की तरफ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और भयंकर रूप से आगे बढ़ रहे हैं, साधारण स्थिति में भी नहीं। सच बताओ, आपको अपना जो आसपास का पर्यावरण है, ऐसा लगता है कि एकदम जन्नत में रहते हैं हम लोग? हमारी जो गलियां भी है, ऐसा लगता है एकदम जन्नत में है, कश्मीर की वादियों में है? नहीं लगता। ऐसा लगता है कहीं भी बैठ के खाना खा लोगे, जबकि होना तो ये चाहिए ना कि हम कहीं भी बैठ के खाना खा सके। स्थिति इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना। कभी ऐसी जगहों पे चले जाओगे जहां एकदम साफ सुथरा, अचानक से ऐसा नहीं है इतना साफ सफाई, है ना, क्योंकि हमारा पूरा वातावरण भी कचरा जैसा एकदम सा हो गया है। तो प्रदूषण का यही मतलब है, ठीक है। अब हम ना प्रदूषण को ना, एकदम विश्वव्यापी है प्रदूषण, ठीक है। इतना तो भगवान भी विश्वव्यापी नहीं होगा हर जगह कचरा, ठीक है। तो हम लोग ना इसको एक छोटे स्तर पे समझेंगे, ठीक है। क्यों समझेंगे? अगर हम पूरी दुनिया भर की बात किए ना कि मैं भारत के साथ में अंटार्कटिक महासागर में कैसी प्रदूषण की समस्या है, तो आप अपनी जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां जो सोचे हो ना, वो सब भूल जाओगे, है ना। आपको लगेगा कि आपके गांव की तालाब और गंदे नालों में कोई समस्या नहीं, क्योंकि सर ने तो अंटार्कटिका महासागर में और अमेरिका में जो प्रदूषण है उसकी बात की है। हमारे गांव में कोई टेंशन नहीं है ना। आपको एक जो भारतीय आध्यात्म दर्शन है ना, उसका एक सूत्र है, उसको बताता हूँ, उसको आपको समझ आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं उधर की प्रदूषण की बात नहीं करूंगा, मैं आपके गांव में, हमारे गांव में जो तालाब की समस्या है ना, उसकी बात करूंगा। मैं हमारे गांव में जो हवा, क्या आपके आसपास में कारखाने नहीं हैं? उधर मिल वगैरह नहीं है? हवा वाली समस्या हमारे यहाँ है ना, जो विश्व में है आपके आसपास है ना। क्या वो राइस मिलों का पानी आपके घर, नदियों के स्रोतों को, कुओं को, बोरिंग के स्रोतों को खराब नहीं कर रही है? वहां का पानी क्या आपके तालाबों और नदियों में नहीं जाती है? तो विश्व में जो जल की प्रदूषण की समस्या क्या आपके आसपास में नहीं है? भोजन क्या दुनिया में ही खराब हो रहे हैं? अगर भोजन में बहुत सारे जो यूरिया है, डीएपी है, जो दुनिया भर की जो रासायनिक चीजें और कीटनाशक है, वो अगर भोजन को खराब करे, तो क्या वो दुनिया बस में कर रहे हैं? हमारे क्या खेतों में वो सब चीज नहीं डाल रहे हैं? तो छोटे रूप में डाल रहे हैं ना। तो मैं आपकी खेतों की बातें करूंगा, ठीक है। ये और वातावरण क्या दुनिया बस में खराब है? हमारी गलियों के वातावरण नहीं है खराब है ना। तो हम हमारी गलियों की बात करेंगे, ठीक है। तो दुनिया भर में जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं छोटी रूप में सही, लेकिन हमारी आसपास है, इसीलिए हम हमारे आसपास की ही बातें करेंगे। उससे आप समझ सकते हो कि लगभग सारी दुनिया में यही स्थिति है, ठीक है ना, कहीं कम और कहीं ज्यादा। तो मैं आपको ना भारतीय अध्यात्म दर्शन का एक छोटा सा सूत्र बता रहा था, वो है, शायद आपने कभी पढ़ा सीखा होगा, वो सूत्र है, यथा ब्रह्मांडे, है ना, और तथा, और तो नहीं है, वो मैं बोल दिया, तथा पिंडे। ये ना सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? जो मैं अभी आपको उदाहरण दिया कि उस विश्व ब्रह्मांड में, है ना, यथा ब्रह्मांडे, उस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक पिंड में भी है। पिंड मतलब एक छोटे से रूप में भी है,
एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। आप लोग हमारे सौर मंडल का स्ट्रक्चर देखे हो आप सभी। उसमें क्या होता है, जो सूर्य होता है वो केंद्र में होता है ना, और बाकी जो ग्रह होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये गोला कहीं और गोला, ऐसे जो 12-13 अलग अलग 10-12 जो भी ग्रह हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर आप पढ़े हो विज्ञान में, तो आपने परमाणु का भी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, पढ़े हो। वो क्या होता है, नाभिक में क्या होता है, परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक में होता है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ उस विश्व ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर है वो हमको दिखाई न देने वाली भी एक छोटे से कण के भीतर, अणु के और कण परमाणु के भीतर भी लगभग वही स्ट्रक्चर काम कर रहा है। समझ में आया। विश्व ब्रह्मांड में जो भी समस्या है वो छोटे रूप में आपके गांव और गलियों की भी समस्याएं हैं। समझ में आया। इसीलिए मैंने कहा कि मैं दुनिया भर की बातें नहीं करूंगा, हमारे गांव गलियों की बात करूंगा, क्योंकि सारी समस्याएं हमारे आसपास की भी है। ठीक है ना। अब हम एक एक करके बोर हो रहे हैं, लगभग नहीं हो रहे हैं, समय बीतते जा रहा है तो ठीक है। अब हम थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं। ठीक है, तो मिटा दो इसको। समझ आ गया। थोड़ा सा रोचक लगा ये जानकारी कि नहीं लगा, लगा ना। ठीक है, अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं और आप सब भी साथ देते जाइएगा, क्योंकि हमारी आसपास की समस्याएं आप सभी जानते हैं। आप साथ देंगे तो और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे और मुझे भी लगेगा कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, हवा बताओ कैसे कैसे किन किन साधनों से प्रदूषित हो रहा है। आप जैसा बताते जाएंगे वैसे मैं लिखते जाऊंगा। कारखानों से, बहुत बढ़िया। वाहनों से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ भाई, कम से कम मुंह से आवाज तो निकला। क्या बोले गुड़िया, प्लास्टिक के जलने से, बहुत बढ़िया। देखो आप एक बार बोलोगे ना तो आप में ये भरोसा होगा, ये विश्वास बढ़ेगा कि मैं दोबारा फिर बोल सकती हूँ, है ना। प्लास्टिक के जलने से, या बोल सकते हैं दहन से। ठीक है, प्लास्टिक के दहन से। और बताओ हैं, पटाखे, कुल मिला के वही बात हो गई, पटाखों को हम जला दिए। ठीक है, वो उद्योग का हिस्सा है एक प्रकार से, है ना, उद्योगों का हिस्सा है। कारखानों में भी क्या होता है, पटाखे के कारखाने होते हैं ना, जहाँ पटाखे बनते हैं। ठीक है, आपका भी सवाल, चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आप निराश हो जाएंगे। पटाखों से, ठीक है। और कुछ है, स्मोकिंग से। चलो एक बहुत तालियां बजाओ भाई, कौन बोला वैसे ये विषय में इसके बाद आता, लेकिन चूंकि बोल दिया भाई ने तो बहुत शानदार बोला, और उस विषय पे आएंगे हम, और उसमें भी लिख देता हूँ मैं, जो क्या धूम्रपान, है ना। धूम्रपान हो गया था क्या, धूम्रपान। ठीक है, बहुत शानदार विषय। ये तो ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है ना। ये कारखाने क्या बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए जीवन में उपयोग होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्रियां बनाते हैं। ठीक है, वाहन क्या करते हैं, कम से कम हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम आता है ना। प्लास्टिक का दहन, या आपको उपयोगी लगता है प्लास्टिक का दहन या जलाना प्लास्टिक को? चाहते तो हम उसका कुछ भी ऐसा रीयूज कर सकते हैं, है ना, या उसको उस स्तर का बना सकते हैं कि उसका दोबारा उपयोग किया जा सके, या कारखानों में उसको दोबारा बनाया जा सके। ठीक है, पटाखे जलाना जरूरी लगता है आपको?
फिर भी मौज मस्ती के लिए जलाते हैं, है ना। दोनों टाइप का मान सकते हैं, बहुत ज्यादा ना जला के कुछ कम में जलाएं। और ये कितना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तो रहा कि हवा कैसे कैसे प्रदूषित हो रही है। ठीक है, अब इससे बहुत सारे जो है ना अलग अलग गैसें निकलती है इन सारे दहन प्रक्रिया में। ठीक है, पहले इनकी बातों को थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। भाई ने कुछ विशेष बात बोली है, ये सारी तो कुछ चीजों में जरूरी भी लगते हैं, है ना। ये सारे चीजें हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आजकल आप किसी किसी लड़के को देखना, यहाँ कोई करते तो नहीं है, किए होंगे चोरी छुपे। जरूरी तो नहीं लगता ना, बेवकूफी लगता है। आपके लिए एक ना, आपके लिए एक फिर से एक सवाल की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। एक आदमी आया, उसने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, माचिस से उसको जला दिया और हाथ झाड़ के चल दिया। चौक में एक आदमी आया, 10 रुपए का नोट निकाला और उसको माचिस से जला दिया और हाथ झाड़ के चल दिया। एक दूसरा आदमी आया, उसने 10 रुपए वाला सिगरेट लिया, है ना, और सिगरेट पिया और चल दिया। बताओ इन दोनों में ज्यादा बड़ा नुकसान किसका हुआ? कैसे? उसका न सिर्फ 10 रुपये गया, पहले ने जो 10 रुपये जलाया उसने सिर्फ पैसा जलाया, लेकिन बाद में जिसने जलाया उसने पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी जलाया। आपने इतिहास में सबसे बड़ा दानवीर किसी का नाम सुना है? रतन टाटा। चलो तालियां बजाओ, रतन टाटा। लेकिन आपको पता है उनका नाम ना आजकल ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से हट गया है। उसकी जगह पे कौन आ गए हैं पता है? ये सिगरेट पीने वाले और बीड़ी पीने वाले। वो कैसे? भाई कोई अगर दान करेगा तो कितना करेगा बताओ? अगर मेरी 100 रुपये इनकम है ना, कोई बड़ा दानवीर भी होगा तो कितना करेगा? कम से कम 50 रुपए देगा, मतलब अपनी आधी कमाई दे दिया तो बहुत बड़ा दानवीर है ना। आधी रखेगा, 50% दान कर दिया अपनी कमाई के 100% में। लेकिन आपको पता है ये बीड़ी और सिगरेट पीने वाले, आपको लगता है वो धुआं पी रहे हैं, लेकिन 100% में वो मात्र 15% धुआं ही स्वयं पीते हैं और बाकी का 85% धुआं आपको और हमको पीने के लिए वापस वायुमंडल में भेज देते हैं। इतना तो देखे हो ना, कस में कितना अंदर जाता है और कितना बाहर। सही बात है। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO, नाम सुना होगा, ये उनका रिपोर्ट है, ये मेरा नहीं है। ये जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो मात्र 15% धुआं खुद पीते हैं और 85% धुआं आपके और हमारे पीने के लिए छोड़ देते हैं। और उनका एक और जो आंकड़ा वो बहुत खतरनाक है कि हम वो इतना बीड़ी और सिगरेट पी चुके हैं अभी तक कि लगभग हम लोग रोज 20 से 25 बीड़ी सिगरेट पीने जितना धुआं हम लोग श्वास के माध्यम से लेते हैं। स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम इसकी बातें कर रहे थे। ठीक है, इससे ना गैसें निकलती हैं बहुत सारी। आपको पता होगा, अगर मैं विज्ञान पढ़ रहा होता तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाता आपको, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सभी जानते हैं, ठीक है। और बताते जाओ, मीथेन, है ना। और इसमें कुछ चीजें और जोड़ देते हैं, जैसे जो कारखाने, वाहन, ये है ना, इसमें ना एक दो चीजें हमारी घरेलू भी आती हैं। उसमें आता है AC, है ना। सबके घर नहीं होगा, किसी किसी के यहाँ होगा। इसमें आता है फ्रिज, ये ज्यादातर के घरों में होगा,
है ना। तो एक गैस होता है CFC, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और क्या होता है दहन प्रक्रिया में, और कोई गैसें हैं जो निकलती होंगी? बहुत बढ़िया। चलिए इतनी गैसों को मान के चलते हैं, ठीक है। और इसके जैसे कोई भी खतरनाक गैस होंगे, ठीक है, उन सभी गैसों को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, है ना। इन सभी खतरनाक गैस जिनसे हमारा पूरा वायुमंडल दूषित हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। ये कई प्रकार से हमारी पूरे वायुमंडल को प्रदूषित करती है, ठीक है ना। ये सारी ग्रीन हाउस गैसें, ये एक सबसे खराब काम और करती है, हमारा जो पृथ्वी का जो एक प्रकार से उसको सुरक्षा कवच बोलते हैं, क्या है? ताली बजाओ भाई उस भाई के लिए। क्या है? ओजोन परत, है ना। आपको पता है ये ओजोन परत वायुमंडल के किस लेवल में स्थित है? सुरक्षा कवच है ना ये। अलग अलग है ना, वायुमंडल के अलग अलग जो परत है। पहले का क्या नाम है पहले मंडल का? जैसे ये आपकी पृथ्वी है, पहले परत का क्षोभ मंडल, है ना। दूसरे परत का संताप मंडल, तीसरे परत का मध्य मंडल, चौथे परत का ताप मंडल, और पांचवें परत का, ये सभी वायुमंडल ही है। ये कोई जल मंडल नहीं है। धरती के ऊपर बता रहा हूं ना, मतलब सभी वायुमंडल है। और पांचवा एक आखिरी है बहिर्मंडल, ठीक है। तो हमारा जो ओजोन परत आप बता रहे हो वो समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। और ये सारी जो गैसें हैं एक प्रकार से आपको कुछ भी चीज का सुरक्षा कवच उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, ठीक है ना। सोचो अगर किसी चीज का सुरक्षा कवच, अभी जैसे गणेश वगैरह रखे हैं, कौन कौन रखे हैं, उसका सुरक्षा कवच क्या है? चारों तरफ का आपका पंडाल। और वही अगर निकल गया तो गणेश अगले दिन ही ठंडा हो जाएगा बारिश में, ठीक है। तो हमारे धरती का, हमारे पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है वो क्या है? समताप मंडल में स्थित ये 15 से 25 किलोमीटर के आसपास का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें ओजोन परत है हमारा। उस ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ये। पहले उपयोग होता था फ्रिज और एसी में, अभी उस गैस का उपयोग कहाँ होता है पता नहीं। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये सबसे ज्यादा, वैसे तो सारे ग्रीन हाउस गैस पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खराब कर रही है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसको? ओजोन परत को नुकसान पहुंच रही है। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप ओजोन परत का रासायनिक सूत्र जानते होंगे, सच में नहीं पता? मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है, नहीं जानते? O3, मतलब ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक कण है और पूरा ऑक्सीजन है ना। ये दोनों जब मिलते हैं तो ओजोन परत का निर्माण होता है, ठीक है। ओजोन परत की जो संरचना है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो CFC है ना, ये ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, ये बहुत सारी जो गैसें हैं, है ना, इनसे संपर्क साधती है, ठीक है। और संपर्क बनाने के बाद क्या करती है, एक होता है क्लोरीन, है ना, और एक होता है ब्रोमीन, है ना।
ये हो गया क्लोरीन और ये होता है ब्रोमीन। ठीक है, ये ना CFC गैस सारी जो ग्रीन हाउस गैस है उनके साथ मिल करके क्लोरीन और ब्रोमीन जो अणु हैं उसको छोड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन के जो अणु सूत्र है ना Cl, ठीक है, ये किससे जाके जुड़ते हैं? ओजोन परत से। ओजोन परत किससे बना है? O3 से, है ना, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलके बना है। तो ये फिर क्या कर देती है, ओजोन का जो परत है ना, जो मजबूत परत है जो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको तोड़ देता है। किससे? एक अणु को स्वयं रख लेता है, ऑक्सीजन के एक अणु को स्वयं रख लेता है और 2 अणु को छोड़ देता है। ऑक्सीजन को अलग कर देता है, एक अणु को स्वयं रख लेता है। तो ये क्या बन गया, यहां से क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ठीक यही क्रिया ब्रोमीन के साथ होता है, Br+O3, ये जाके क्या होता है, BrO, ये ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तो समझ आया, कुल मिला के ओजोन परत की जो संरचना होती है मजबूत, वो कुल मिला के टूट जाती है। और अभी इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पता चला है, WHO जिसको हम कहते हैं, कि ये परत धीरे 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 पतली होती जा रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में बढ़ रहा है उतनी ही ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते जा रहा है। आपको पता है ये जो ये क्लोरीन है ना, इसका मात्र एक अणु, आप कभी अंदाजा नहीं लगाए होंगे, क्लोरीन का मात्र एक अणु, आप बताओ ओजोन परत के लगभग कितने अणुओं को नुकसान पहुंचाता होगा? बताओ, क्लोरीन का केवल एक अणु, नहीं अंदाजा? इसका एक अणु ओजोन परत के 1,00,000 अणुओं को नुकसान पहुंचाता है ना समस्या? मात्र एक अणु। ठीक है, तो ओजोन परत को ये इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, हमारा जो सुरक्षा कवच है। अब बताओ, ये हुआ हमारा, मिटा दो सबको, ये यहां तक का रहने देते हैं। ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है क्या, जल्दी खत्म करें? ठीक है, 7 बजे तक। ठीक है, अब चलो जल्दी से बताओ, पानी कैसे दूषित हो रही है? अब बताओ इसके स्रोत क्या क्या है? यही जो कारखानों के जो गंदे पानी है ना, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलो इसी को टिक कर देते हैं। वाहन तो नहीं कर रहे होंगे पानी को दूषित, ठीक है। प्लास्टिक का दहन फेंक देते हैं तो उसका पानी रिस के स्रोतों में मिलता है ना। तो ये प्लास्टिक का जो रिसाव है ना, ये नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, और धोने में, ठीक है, पशुओं को धोने में, और खेती में जो बहुत ज्यादा जो खाद उपयोग होता है हमारे आसपास, आप देखे होंगे आपके घरों में जब यूरिया DAP कहीं पे रखा होता है ना, आप पास में नहीं जा सकते, इतना तेज गंध आता है उसका, है ना। खेती सभी घरों में करते होंगे, है ना। तो जो यूरिया है, DAP है, और जो क्या है हमारा, जो कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हैं, वो खेतों के पानी के माध्यम से कुल मिला के कहाँ जाती है? नदियों में, है ना। तो हमारे जल स्रोत, कृषि जो कार्य है उससे भी दूषित होती है, खासकर खादों से, खादों एवं कीटनाशक से। ठीक है, ठीक है, समझ आया? तो इसमें जरूरी क्या क्या है, अब जैसे उसमें देखे ना हम लोग क्या क्या जरूरी और क्या क्या गैर जरूरी चीजें हैं।
इसमें जैसे भाई ने बहुत अच्छा बताया था धूम्रपान, ये एकदम गैर जरूरी चीज निकली। वैसे ही इसमें गैर जरूरी आपको क्या लगता है? कारखाने जो निकल रहे हैं, अगर निकल भी रहे हैं तो कैसे निकलना चाहिए? बहुत बढ़िया, एक बार फिर ताली बजाओ उनके लिए, तालियां खूब बटोर रहे हो। ठीक है, रिसाइकलिंग होनी चाहिए। ठीक है, कारखानों को बंद तो नहीं कर सकते, है ना? जो चावल बना रहे जो कारखाने, अगर वो बंद हो जाएंगे तो आपको चावल मिलेगा कहाँ से? ठीक है ना, रिसाइकलिंग होनी चाहिए। और बताओ, प्लास्टिक को क्या किया जाता है? जो हमारे आसपास में हम फेंक देते हैं, ऐसा ऐसे सीधा। आप देखे आसपास में अगर कचरे का गड्ढा भी होगा ना, कचरे के गड्ढे तक नहीं जाएंगे, बस दूर से ही ऐसा फेंकेंगे। आप कहीं भी, आप जो भी कूड़ादान होगा उसके आसपास देखेंगे, कूड़ादान में कचरा नहीं होता, कूड़ादान के आसपास ही पूरा कचरा होता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? कूड़ादान में कचरा डाल सकते हैं ताकि उसका रिसाव कम से कम जल स्रोतों को खराब ना करें। जल स्रोतों को और कौन खराब कर रहे हैं? ये तो ठीक है, ये जरूरी है। इसको भी कैसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं? कम से कम इतना कर सकते हैं कि पशुओं को जो धोने का है वो डायरेक्ट पीने के स्रोतों में ना मिलाया जाए। ठीक है, बाकी नदियां हैं, इसको जो धोएंगे, जैसे गोबर है, जैसे गौमूत्र है, वो नदियों में अगर चला भी जाएगा, क्योंकि वो प्राकृतिक चीजें हैं, तो प्रकृति उसको ठीक कर लेगी। नदियों में जाएगा तो उतना कोई प्रदूषण नहीं होना है इससे। लेकिन बताओ, हमारे तालाब कैसे गंदे हैं? अगर हम आपके आसपास के तालाबों में जाएंगे तो कैसी कैसी चीजें देखने को मिलती है, आप अभी बताओ, क्योंकि हम हमारे गांव की ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा डिस्पोजल वगैरह, गुटखे के झिल्लियां, और आपको दिखेंगे सबसे ज्यादा नारियल दिखते हैं। तो नारियल उफला हुआ जी, नारियल नहीं रहता उसमें। नारियल के बूच या पोटली जिसको बोलते हैं। और क्या दिखेगा? कपड़े, है ना? हमारे यहाँ कपड़ों को भी ठंडा ही कर देते हैं। और क्या दिखता है? फूल वगैरह। और आपको दिखेगा घाटों के आसपास तुलसी के पेड़, उसको भी डाल देंगे, है ना? क्योंकि प्रदूषण में खाली वो चीजें नहीं है जो जरूरी है, प्रदूषण में वो सारी चीजें हैं जो हमारी मान्यताओं के रूप में हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है ना, जो ठंडा करने वाली जो चीजें हैं ना, वो सारा चीज हम डालते हैं, है ना? तालाबों में यही सारी चीजें दिखती है। ये क्या जरूरी है तालाबों में डालना? आप कहीं देखते हैं तालाब में कौन कौन नहाते हैं? मैं तो जाता हूँ कभी कभी। हाँ, तो आप लोग नहीं जाते होंगे इसलिए आपको पता नहीं। कभी तालाबों में जाते हैं तो आपको एकदम साफ सुथरा पानी दिखता है, वही जैसा कि अरे क्या पानी पीने लायक, जन्नत में आ गए, नहीं दिखता ना? लगता है ना गंदगी है करके। जहां नहाने का घाट होता है वहीं आसपास गंदगी होती है। ठीक है ना? तो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, अगर कोई मुझे देता है ना कि ये जो पूजा पाठ की जो सामग्रियां हैं, जैसे फूल माला वगैरह, है ना, जैसे नारियल का बूच है, उसको ठंडा करने के बजाय आप जला सकते हो। अगर नारियल का बूच अगर सड़ सकता है तो उसको घुरुए में डालना है। ठीक है, पूजन सामग्रियां सड़ सकती है, खेतों में जा सकती है खाद बनने के लिए। मेरी अपनी मान्यताएं हैं कि कम से कम जो पूजन सामग्रियां उसको तालाबों जैसी जगहों पे विसर्जन नहीं करनी चाहिए। विसर्जन कर रहे हैं तो उसमें पानी छीट दीजिए, जैसा भी हो, घर में पानी छीटो, उसको उन जगहों पे ले जाओ जहां वो सड़ सके, खाद बन सके और खेतों में उपयोग आ सके। ठीक है, आप देखे होंगे कई लोग मान्यताओं के ही चलते, हो सकता है उसमें आप भी शामिल हो, पहले मैं भी शामिल था, कि भड़गांव के जैसे सरस्वती माता का जो फोटो है वो अगर खराब हुआ ना, तो लोगों की मान्यताएं ऐसी है कि हमको पानी के जल स्रोतों में हो उसको ठंडा करना है। तो ये फोटो आपको ना तालाबों में ही तैरता हुआ दिखेगा। देखे होंगे आप कभी हनुमान जी का, लक्ष्मी जी का। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है, वो अगर उखड़ेगा तो वो भी वहीं जाएगा। तो हो सकता है मैं बता रहा हूं तो आपको कुछ चीजें गलत लगे, लेकिन जब तक हम इन मान्यताओं को भी हटाएंगे नहीं, जो सड़ने लायक चीजें हैं उनको हम बाकायदा खाद बनाएं, अपनी खेतों में डालें। ठीक है,
तब कहीं जाके हमारे तालाब क्या होंगे, साफ सुथरे होंगे। ठीक है, आप कहीं रास्ते में जाएंगे आपको जगह जगह, अच्छा खैर वो ये पानी वाले में नहीं आएगा, रास्ता किस में आएगा, वातावरण। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों समझ आ गया ना, है ना? ठीक है, अब भोजन पे आते हैं। भोजन का दूषित होने का सीधा सीधा एक कारण है, जितनी भी रासायनिक खेती हो रही है, यूरिया से, डीएपी से, कीटनाशक दवाओं से, उसका सीधा असर है कि वो अनाजों में जाता है ना, जो छिड़क रहे हैं वो, और घूम फिर कर हमारे पेटों में आता है। आपको लगता है कि जैविक खेती हो सकती है गोबर से, गौमूत्र से? जैविक खेती का नाम सुने? कभी इस पर चर्चा करेंगे। आपको सूत्र रूप में बताता हूं। मैं स्वयं अपने खेत में 7 साल बिना एक दाना यूरिया के, बिना एक दाना डीएपी के और बिना कीटनाशक दवाओं के, मैं स्वयं 7 साल तक अपने खेत में अनाज उगाया हूं, और बाकायदा वैसे ही उगता है जैसा रासायनिक खादों से और कीटनाशकों से। ठीक है, तो ये तो एक प्रकार से विशेष मेहनत वाली बात है, लेकिन संभव है। आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूं। तो आपका भोजन भी क्या हो गया, शुद्ध हो गया, अगर इसको सुधार लिए तो। ठीक है, वातावरण के बारे में कुछ बताओगे? वातावरण के बारे में वही जी, गलियां जी, आपका जन्नत वाली गलियां। तो कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं? एक तो बताया कि हमको जो भी कचरा वो कूड़ादान में जाके ही डालना है। एक जो खराब आदतें हैं आपको पता होगा, एकदम बढ़िया, तालियां बजाओ भाई इनके लिए। अभी कौन बोला, नया है क्या कोई? ठीक है, वही दो तीन जने कहीं नाम आ रहे हैं, बस आप ही लोग टॉप करोगे। ठीक है, थूकना जरूरी है हर जगह। अगर थूकना जरूरी है तो आपको जन्नत तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, थूकना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना। आप देखेंगे बहुत सारी जगहों में, और तो और आपकी स्कूलों में कई जगह कोंटे कांटे में सब थूका हुआ ही नजर आएगा। ये अपने आप में गलत आदतें हैं। ठीक है ना। और गलियां किससे किससे खराब है? गुटखे से खराब है। और गलियां किससे खराब है? एक हमारी एक और गंदी आदत है, चाहे हमारी भी हो सकती है, घर के अक्सर बच्चों को देखना, आजकल दुकानों में जितनी ज्यादा झिल्लियों वाली चीज आ गई है, तब से ना बहुत ही ज्यादा कचरा गलियों में फैल रहा है। बच्चे क्या है, वो झिल्लियां फाड़ते हैं और सीधा सीधा छोड़ देते हैं। हम भी वैसे ही करते हैं, लेकिन हमने तो अब थोड़ा सा आदत ये बनाया है कि अगर कहीं पे चिप्स भी खाए ना, कहीं अगर बैठे हैं दोस्ती यारी में, चिप्स भी खाए तो उन चिप्स को ना वहीं पे छोड़ नहीं देते झिल्ली को। मेरा अपना आदत है, और मेरे साथ साथ में काम करते हैं भाई लाला जो पीछे बैठा है, वो भी आजकल धीरे धीरे आदत बना लिया है। हम क्या करते हैं, उन झिल्लियों को ना, जैसे बिस्किट भी खाए ना, तो जहां बैठे थे ना वहां उसको छोड़ के नहीं आते, उस झिल्ली को, उसके रैपर को वापस जेब में डालते हैं, घर लाते हैं। घर में आजकल कूड़ादान रखे रहते हैं, डब्बा टीना वगैरह, जो कूड़ा वाले आते हैं ना उनको रविवार को देते हैं फिर, है ना, ताकि वो जाए तो कम से कम एक जगह जाए, जगह जगह बिखरे मत, है ना। ऐसा प्रबंध करते हैं। तो ये अच्छी आदतें आप भी डाल सकते हो। जहां कहीं भी दोस्ती यारी में बैठे हो तो उस झिल्ली को वहीं मत छोड़ो, है ना, उसको वापस लेके आओ और जहां डालने का स्थान है वहां पे डालो, और साथ में ये चीजें घर वाले बच्चों को भी बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा कवर हो गया। यहां तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो? अब बताओ जड़ क्या है? जड़ इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती, जड़ एक ही जगह से आती। अगर आप ध्यान दिए होंगे, ये सवाल है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अभी तक जड़ आपको नजर आ गया होगा। हाँ, एकदम बढ़िया, ताली बजाओ भाई उसके लिए। इस समस्याओं की जो जड़ है ना, अगर आप देखेंगे पूरे वातावरण में, पूरे पर्यावरण में, तो उस जीव का नाम है होमोसेपियंस। जानते हैं ना होमोसेपियंस कौन है?
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगर मैं बताऊं सारे प्रदूषण की समस्या का हल हो जाएगा अगर इसको दुनिया से उठा के फेंक दोगे तो, लेकिन हम ही नहीं रहेगा तो दुनिया का मजा भी कौन लेगा, है ना। तो मनुष्य में भी कौन समस्या की जड़, क्या मनुष्य का पूरा शरीर? अगर इस हाथ से अगर ये कचरा हो रहा है, मैं फेंक रहा हूं, तो इसको देने वाला कौन है, ये संकेत करने वाला कौन है कि तू वहां पे कचरा फेंक? मैं तो हूं ही। मेरी बॉडी को कहा, फिर तालियां बजाओ इसके लिए। मनुष्य का दिमाग खराब हो गया है भाई। मनुष्य के दिमाग खराब होने की वजह से ही दुनिया भर के प्रदूषण है। अगर इसका दिमाग ठीक हो गया तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्यों उत्पन्न हो रही है बताओ? आपका गली भी क्यों गंदा है? हमारी आदतों की वजह से। हमारी आदतों को कौन पोषित कर रहा है? ये बुद्धि। हमको लगता है कि कोई खराब चीज नहीं है तो फेंक देते हैं, लेकिन अगर हमको समझ आ गया खराबी है सारे हमारे दिमाग में, तो आप फेंकना बंद कर दोगे। आप उस झिल्ली को वहां से वापस, और आजकल हम लोग जब पिकनिक भी जाते हैं तो कचरा फैला के नहीं आते, हम लोग अपने आप में सुधार किए हैं। जब भी कहीं पिकनिक में जाते हैं, बनाते खाते हैं, बनाने खाने के एक सिंगल झिल्ली वहां पे नहीं छोड़ते हैं, सारा इकट्ठा करते हैं, डस्टबिन रहता है तो वहां डालते हैं, जलने लायक चीजों को जलाते हैं, और तो और जो बगल में भी कचरा किए रहते हैं ना उसको भी साफ सुथरा छोड़ के आते हैं, ताकि जो पर्यटक अगली बार जाए उसको वो जगह साफ सुथरा मिले। ये हम लोग अपने आप में बदलाव किए हैं। ऐसा बदलाव आप भी अपनी आदतों में कर सकते हैं। एक लास्ट बात, अभी अभी 15 अगस्त गया है ना। 15 अगस्त गया है तो आपको अपने मन में ना थोड़ा सा कभी इच्छा जाहिर होता होगा कि अगर काश हम भी वो आज़ादी वाले समय में, है ना, जब भारत गुलाम था, और हम भी अगर उस आज़ादी वाले समय में जन्म लिए होते, जैसे सब लोग आज़ादी में अपना अपना योगदान दिए, तो काश हम भी योगदान किए होते उस समय जब भारत तकलीफ में था, है ना, जब भारत गुलाम था। तो ऐसा लगता है आप लोगों को कि नहीं लगता? कि ऐसा लगता है हम भी उस समय रहते, हम भी शहीद हो गए होते करके? लगता है ना कि योगदान हमारा होता ऐसा करके। आज भी आप लोगों के पास मौका है। आज भारत वो गुलाम तो नहीं है, लेकिन भारत आज ना मानसिक दिवालियापन से गुलाम है। हमारा जो बुद्धि खराब हो गया है ना, और जिसके वजह से ये धरती खराब हो रही है, और ये जितने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, है ना, तो ये भारत बस को नहीं, पूरे धरती को बचाने का एक अभियान आप लोग कर सकते हो। धरती को नहीं बचाना है, कहाँ को बचाना है? अपने आसपास को। आप अगर अपने आसपास को बचा लिए तो आप धरती को भी बचा लोगे, है ना। बात वही है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अपनी जगह को यदि संवार लिए तो आपका पड़ोसी आके देखेगा, है ना, कि इस गुड़िया का गली कैसे साफ सुथरा है, अगर इसने प्रयास किया होगा तो, ठीक है ना। तो एक एक गली, जैसे इस गुड़िया ने अपने गली को संवार लिया, तो ये गुड़िया इसके घर जब बैठने जाएगी, अरे इतना साफ सुथरा कैसे हो गया, तो ये भी अपने गली में प्रयास करेगी। मान लो एक गांव में अगर 9 गली है, एक गली साफ हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो गांव की पूरी 9 गली क्या हो जाएगी? जब एक गांव अगर क्लियर हुआ तो दूसरे गांव के लोग आएंगे, इनके गांव दूसरे गांव वाली सहेलियां आएंगी, फिर ये बीमारी वहां फैलेगी। किसकी बीमारी? सफाई वाली बीमारी। आप लोग स्टेटस लगाते हो ना, साफ करते हुए स्टेटस लगाओ ना जी। आप लोग भटगांव गए हो जहां हम लोग गार्डन बना रहे हैं, कभी जाना, जिसमें यहाँ के कुछ बच्चे हमारे साथ भी देते हैं। पहले वहां पूरा कचरे का ढेर था, 11 ट्राली कचरा हम लोग वहां से हटाए हैं, और आज वहां इतना सुंदर गार्डन बन के तैयार है। कुछ कुछ काम बाकी है कि आप वहां पे ना बिल्कुल छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलूं, भुलन जाओगे, ऐसा इतना साफ सुथरा, मजा आ जाएगा। ये कैसे हुआ? प्रयास से। कब से लगे? 2012 से, आज 2025 है। साफ सुथरा, केवल गड्ढों को पाटना नहीं है,
गड्ढों को साफ सुथरा बनाना है, फिर उसमें उद्यान लगाना है, सुंदर लगाना है, फूल की बगिया लगानी है, ठीक है। केवल कचरे को साफ नहीं करना है, ठीक है। सुंदर से सुंदरतम करना है उसको, सभी जगह को, अपने आसपास को। कैसा रहा आज का? ठीक लगा? जरूरी लगा? उपयोगी लगा? एक सवाल लास्ट, कोई अपने से उठना चाहेंगे उस सवाल के जवाब के लिए? ठीक है, नहीं वो आप नहीं, बहुत ज्यादा आप जानते। लड़कियों में से कोई कोई अपने से उठना चाहेगा? कोई भी नहीं आप में से? चलो अब आप ही उठ जाओ। एक सवाल है, आप ना बीच समुद्र में नाव लेके गए हो, ये सभी सुनना, ठीक है ना। लास्ट सवाल है, बीच समुद्र में आप नाव में हो और आपके नाव में एक और आदमी है, उसका दिमाग क्या हो गया है? यही खराब हो गया है। और उसको लग रहा है मैं सही कर रहा हूं। वो क्या कर रहा है पता है? एक छीनी हथौड़ी पकड़ा है, और आप जिस नाव में बैठे हो ना, उसमें बढ़िया मजे से ना छेद कर रहे हो। बताओ आप क्या करोगे? रोकेंगे? पक्का? क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? पृथ्वी भाई आप नाव में बैठे हो, नाव बारे में ना ये बोलोगे? वो बोलेगा भाई मुझे तो मरना है, मुझे मरना है इसलिए मैं फोड़ूंगा। अब क्या करोगे? वो नहीं मार रहे। सर उसको धक्का दे दूंगा। अच्छा रास्ता है, बैठो। वही तो करेगा आदमी भाई, पहले दुनिया वालों को समझाओगे आप, है ना। नहीं समझेगा तो उठा के फेंक। मरना है तो तुझे मार, मुझे मत मार भाई, है ना। अब जैसे एक सवाल आ जाता है मन में, मेरे अकेले करने से क्या होगा? पूरी दुनिया में प्रदूषण है भाई, मेरे एक गली को साफ कर देने से क्या होगा? मेरे अकेले के तालाब में गंदगी न करने से क्या होगा? बाकी जो 99 आदमी है ना गांव का, बाकी सब आदमी तालाब में गंदगी करे, मैं नहीं करना ही कहूंगा तो क्या होगा? क्या बदलाव आ जाएगा? ऐसी सोचते हैं हम अक्सर। जब शुरुआत करते हैं ना, देखना 2-4 दिन आप में ना थोड़ा जोश रहेगा, नहीं 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 अभी तो सर ने बताया था ना उस दिन, इसको यहाँ डालो, है ना। ये देखना नहीं, नौटंकी अभी 2-4 दिन चलेगी, उसके बाद देखना जैसे महीने भर हो जाएगा ना, छोड़ना। हमारे घर करने से क्या होता है? आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, आप अगर सुन लेंगे तो अच्छा है, आपके पूरे जीवन भर काम आ जाएगी उस चीज के लिए कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा। ठीक है, एक कहानी लास्ट में, सभी ध्यान से सुने। गांव में ना पानी की समस्या हो गई, ठीक है। तो गांव में पानी की समस्या हो गई तो लोगों के लिए तो पानी ठीक ठाक थी, लेकिन गांव में जो जानवर थे ना, उनके पीने के लिए पानी नहीं, तालाब भी सूख गए थे और जो स्रोत हैं वो काम नहीं कर रहे थे। तो लोग जैसे तैसे अपने घरों के बोर से काम चला रहे थे। तो उनके लिए समस्या आई, या कहीं कहीं से ला रहे थे कुएं वगैरह से, जानवरों के पीने के लिए समस्या आई। तो सोचे सब गांव में बैठक हुआ, तो बोले जो सार्वजनिक टंकी है ना, इसमें हर घर से 1 लोटा पानी आना चाहिए। एक ही जने पूरा टंकी भरे तो उसको वो क्या करेगा? तो व्यवस्था बनाई गई, कल से सभी लोग 1-1 लोटा पानी इस टंकी में दान करेंगे, तो ये टंकी भर जाएगा, तो दिन भर जो जानवर कुत्ते बिल्ली जो भी रहते हैं उनके पीने के लिए हो जाएगा। बिल्कुल बुनियादी कराई गई, कोतवाल ने हाका पारा। ठीक है ना, हाक लगाई गांव भर में, कल से सभी घरों से 1-1 लोटा पानी टंकी में डालना है, ठीक है। अब रात में एक आदमी ने खुराफाती दिमाग लगाया, भाई सब तो डालेंगे, अगर मेरा 1 लोटा पानी अगर बच गया है ना, तो क्या हो जाएगा? मेरे 1 लोटे पानी न डालने से क्या हो जाएगा?
बाकी सब तो डालेंगे। तो टंकी में ये थोड़ी ना पता चलेगा कि बाकी लोग डाल रहे हैं, क्योंकि ये काम आधा रात को करना था, है ना। और वो ये सोच के ना सो गया, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी सब तो डालेंगे, मेरे अपने घर का 1 लोटा पानी बच जाएगा, है ना। तो क्या हुआ पता है, सुबह आए सब सोच रहे थे टंकी भरा हुआ होगा करके। आपको पता है सुबह जब सब आए ना, टंकी में 1 लोटा क्या, 1 बूंद भी पानी नहीं था। वो क्यों होता है, जो उस खुराफाती आदमी के दिमाग में एक झनक आया था ना, सब अपने अपने घर में वही सोच रहे थे कि अगर मैं नहीं डालूंगा तो क्या होगा, मेरे एक के न डालने से क्या होगा, कोई पानी नहीं आया। ठीक है, अगर वही सोचो उल्टा सोचा होता तो भले ही कोई डाले ना डाले, लेकिन मैं टंकी में डालूंगा, टंकी में ही डालूंगा और जरूर डालूंगा, जरूरत होती तो 2 लोटा भी डालूंगा, भले 1 लोटा के लिए बोला गया है, भले मुझे ना मेरे आंगन को साफ करने के लिए बोला है, लेकिन मैं दूसरे का आंगन को भी साफ कर दूंगा। सोचो अगर सब ऐसे सोचे तो थोड़ा सा ना मेरे आंगन से ना थोड़ा सा ज्यादा साफ कर देता हूँ, मैं अपने आंगन से ना थोड़ा ज्यादा से साफ कर देता हूँ, है ना। नहीं तो ऐसा होता है ना आजकल, हाँ वो तो ओकर आंगन है, ओकर आंगन में काबर साफ करूँ, वो तो सास की जगह आ जाते, वो लोग कर्मचारी मनाई तब साफ करिए, है ना। यही सब होता है। अगर आप अपने दायरे से थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, ज्यादा सोचें, तो ये धरती साफ हो जाएगी, ये धरती के सारे प्रदूषण ठीक हो जाएंगे, अगर सही सोचे तो। और अगर दिमाग खराब हुआ और गलत तरीके से सोचे, फिर सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलनी है जैसी चल रही है। और एक बहुत खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप पढ़े होंगे, इन्हीं सब गैसों के कारण, इंसान के इन्हीं सब करतूतों के कारण ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और आगामी 50 वर्षों में, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्षों में अगर ये तापमान बढ़ता गया तो कुल मिला के धरती के लोग पट पट मरना शुरू कर देंगे, इतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। तो आज हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। आपको मेरी कक्षाएं अच्छी लगी होगी तो भी, है ना, नहीं लगेगी होगी तो भी, आप लोग मेरी बातों की इतने ध्यान से सुने, इसलिए आप सबका धन्यवाद। कभी और ऐसा मौका मिला तो और कुछ प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं बोलना चाहूँगा कि मैं अपने आचार्य जी को, क्योंकि आचार्य जी क्यों, जब हम लोग छोटे थे ना, हम लोग जब 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, तब भैया हमें ऐसे संस्कारशाला करके ना क्लास लाते थे, जिसमें शायद शनिवार और रविवार को क्लास लेते थे, है ना। तो उसमें ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज, जिसमें गेम और कुछ शिष्टाचार, है ना, कुछ आचरण, ऐसे कविता, ऐसे कहानी, है ना, और अलग अलग गेम लेकर आते थे और हमें सिखाते थे। तो मैं कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ा हूँ, चाचा से, हमारे पड़ोसी हैं, तो मैं इनको संबंध में चाचा मानता हूँ। और उस टाइम का बचपन में मेरे आचार्य थे, ठीक है। और अभी भी कभी भी कुछ समस्याएं आती है तो मैं बहुत साझा करता हूँ, और उसका उत्तर भी मुझे वैसे मिलता है, और मेरे प्रश्नों को भी तोड़ देते हैं, ठीक है, अगर मेरा प्रश्न ही कुछ गलत रहता है तो, ठीक है। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं चाचा को उस समय से जुड़ा था, ठीक है। तो उनसे जुड़ा, और ज़्यादा टाइम तक नहीं था ना वो संस्कारशाला, शायद 1-2 साल ही गए होंगे, उसमें भी कुछ संडे में ही जा पाते थे। उनसे चाचा से ये सब चीज़ सीखी, और इनसे हम लोग उसमें जुड़े, इसमें श्रमदान में, ठीक है, श्रमदान में मिले और जुड़े। और उतना तो नहीं कर पाता हूँ जितना चाचा करते हैं, लेकिन जितना भी हो सके, चाचा मान लो 100% करें, तो मैं चाहता हूँ कि उनका कम से कम मैं 5% कर पाऊँ, ठीक है। उतना भी अगर कर लेता हूँ तो मेरे लिए उतना ही अभी बहुत है, ठीक है।